हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माय सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नेट जेआरएफ के पेपर 1 को। ये पेपर 1 की यूनिट नंबर 1 है। इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हमारी कितनी यूनिट्स हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 1 का यूनिट नंबर 1, शिक्षण अभिवृत्ति मीन्स टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इस पूरे चैप्टर में हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हम पढ़ेंगे शिक्षण मीन्स जो टीचिंग होती है उसकी क्या अवधारणाएं हैं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, जिसमें 3 स्तर आएंगे, 3 लेवल आएंगे, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। और साथ में विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं क्या होती हैं शिक्षण की। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। उसमें किशोर और वयस्क शिक्षार्थी से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, उनका शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञात्मक और व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उन्हें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षण प्रभावक तत्व की शिक्षण टीचिंग जो होती है ना, उसको इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। इसमें हम शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण को भी देखेंगे। फिर होगा उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति क्या है। अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति होती है, ठीक है। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति होती है, जिसमें हम स्वयं प्रभा और मुक्स इत्यादि को भी पढ़ेंगे। तो ये तो प्रॉपर हिंदी में लिखा हुआ है। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो इनकी इंग्लिश की टर्म्स को भी साथ साथ देखेंगे। तो ये जो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर तो सेम ही आता है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शिक्षण सहायक प्रणाली क्या है। परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी पर आधारित शिक्षण जो प्रणाली है उसको भी पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल क्या थी और आजकल आईसीटी के पर आधारित जो हमारी शिक्षा दी जाती है वो किस तरह की है। फिर मूल्यांकन प्रणालियां कैसी होती है, एवल्यूएशन जो मेथड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन कैसा होता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा कैसी होती है, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार क्या है, नई इन्वेंशंस क्या है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक्स हमारी रहेंगी केवीएस मैदान की, अरिहंत की, और अरिहंत की इंग्लिश मीडियम की बुक है। इसके अलावा यूथ कंपटीशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो जो भी मटेरियल जहां से भी अच्छा होगा वो सब आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। बिल्कुल सिस्टमेटिकली हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, और उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिवृत्ति होती क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे आप बीच बीच में मार्क करते रहिएगा। जैसे एक राष्ट्र की पद्धति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। तो अगर देश को प्रगति करनी है, प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है, तो वो मानव संसाधन के विकास पर निर्भर करती है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनकी डेवलपमेंट होगी तभी राष्ट्र की प्रगति होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है, क्योंकि अगर शिक्षक होंगे तभी तो वो लर्नर्स को समझाएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, और वही शिक्षक जब शिक्षा दे देते हैं, लर्नर्स उसको पढ़ लेते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे ही राष्ट्र की प्रगति होती है और मानव संसाधनों में वृद्धि होती है। कि जो ह्यूमन होते हैं वो सबसे बड़ी कैपिटल होते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए। तो उनमें रिसोर्सेज में किस तरह से वृद्धि की जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज में, इसी से क्या होता है कि उसके लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव ही राष्ट्र को आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एनटीए द्वारा लिया जाता है। जो आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन, वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश करना चाहते हैं। तो जैसे हम नेट के ही पेपर के लिए हम पढ़ रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें जो भी लर्नर्स है उनका वैल्यूएशन किया जाएगा, जो अपने ज्ञान और कौशल, नॉलेज और स्किल के आधार पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, अध्यापन करते हैं, और या फिर रिसर्च में प्रवेश पाना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। उनमें कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, और उनके मनोदृष्टि यानी कि साइकोलॉजिकल जो उनकी स्किल है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्याय शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। तो अभी तो हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो, आप ये पढ़ रहे हो, उसमें है क्या चीज, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या हमारे गुण होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि शिक्षण जो है, टीचिंग है, उसका मूल अर्थ क्या है। एजुकेशन एंड टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन मीन्स शिक्षा और टीचिंग मीन्स शिक्षण। तो शिक्षण का मूल अर्थ क्या है, शिक्षा प्रदान करना। हम पहले ही जान लेते हैं कि शिक्षा है क्या। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, और जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना,
ठीक है। मतलब शिक्षा, इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास करके अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के किसी विशेष क्षेत्र में योगदान प्रदान कर सके। ठीक है, तो जो भी हमारा आसपास का वातावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें हम एडजस्ट हो जाए और अपनी स्किल्स के तौर पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर हम अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र में एक विशिष्ट क्षेत्र में, जैसे कि अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हो तो आप रिसर्च के क्षेत्र में जाओगे, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे आगे उसके बाद, तो फिर क्या है कि इसमें आप अपना योगदान दे सको, इसलिए हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें शिक्षा का उद्देश्य होता है शिक्षा के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। तो अभी तक हमें मान लो कोई चीज नहीं पता, लेकिन हम शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाता है। तो यही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। ठीक है, उसको शिक्षक कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं, अध्येता कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, प्रोफेसर वगैरह वगैरह। तो जो भी शिक्षा देता है वो अपने लेवल के हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। तो ये हो गए शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक, अध्येता, टीचर्स, और ये प्रोफेसर्स वगैरह कहा जाता है, लेक्चरर्स कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। तो जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो शिक्षक है वो फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। शिक्षा का अगर हम अर्थ देखते हैं तो ये मुख्य रूप से दो अर्थों में समझा जा सकता है, व्यापक और संकुचित। ठीक है, तो इसका ये एक नैरो डेफिनेशन भी है और एक इसकी ब्रॉड डेफिनेशन भी है। तो शिक्षा के व्यापक स्तर, ब्रॉड अर्थ पर अगर हम देखें तो ये सारा संसार हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम दिन भर में बहुत सारी चीजें बहुतों से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा सिर्फ हम अपने बड़ों से या शिक्षक से ही ले सकते हैं, हम किसी छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। हम एक चींटी से भी सीख सकते हैं कि किस तरह से वो मेहनत करती है, छोटी सी होती है, इतना सारा अपने ऊपर अपना जैसे चीनी का दाना लेके जा रही है, बार-बार ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई चींटी किस तरह से काम कर रही है। तो अगर हम कहीं किसी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं तो हमें बार-बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो गिरने के बाद फिर से उठती है। तो इस तरह से हम कहीं से भी शिक्षा ले सकते हैं अपने-अपने दृष्टिकोण के आधार पर। तो शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, सभी विद्यार्थी हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल माना जाता है। अगर हम व्यापक तौर पे देखें, ब्रॉड डेफिनेशन इसकी ये है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ दूसरों से कुछ सीखता है, वहीं दूसरों को भी कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी है, जैसे हम कह रहे हैं हम किसी से कुछ सीख रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरा व्यक्ति है वो किसी को कुछ शिक्षा दे रहा है। तो जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें बहुत शिक्षा देती हैं। अगर शिक्षा के संकुचित अर्थ में देखा जाए, नैरो डिफाइन देखें, तो शिक्षण जो है ना, शिक्षा जो है वो केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। अगर आपको एजुकेशन लेना है तो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। जैसे हम कहते हैं नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्या है कि इसकी नैरो डिफाइन है कि अगर हमें नेट का एग्जाम देना है तो उसका कुछ सिलेबस होगा, कुछ एक टाइम पीरियड होगा, उसमें हमें इंस्टीट्यूट्स में जाके सीखना होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों का प्राप्त करना है। विशिष्ट विषय जो है उनका ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है, जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। जैसे कि फिर पहले हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो एग्जाम्स देते हैं, उनका वैल्यूएशन होता है, और अगर हम उसमें क्लियर हो जाते हैं तो फिर हमें उपाधि दे दी जाती है। ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं कक्ष या पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। तो अगर हम नैरो डिफाइन देख रहे हैं तो इसमें शिक्षा क्या होती है कि या तो भाई हमें क्लासरूम में जाना होगा, या जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वहां तक सीमित रह जाती है। तो दोनों अर्थों में हमने देख लिया कि शिक्षा किसे कहते हैं। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, जो उनके ह्यूमन राइट्स होते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व CSR यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सामाजिक समानता सोशल इक्वलिटी, लोकतांत्रिक भागीदारी मीन्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, सहकारी भावना इत्यादि, जैसे कि कोऑपरेटिव स्पिरिट, रचनात्मक, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता कि हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब संवेदनशीलता रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए, उसको उसका ध्यान रखना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को खराब नहीं होने देना चाहिए। शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्यों का विकसित करने पर बल दिया जाता है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है।
अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार या समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में दी जाती है। तो जो इनफॉर्मल पे होता है, जैसे हम परिवार में रहते हैं, एक बच्चा है वो अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखता है, ठीक है, और या फिर उसकी जो कम्युनिटी होती है जिसमें वो रहता है उसके द्वारा ही जीवन के आरंभिक वर्षों में दी जाती है। दूसरी तरफ जो औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है, वो शिक्षण संस्थानों और शिक्षक की भूमिका वहाँ पर अहम होती है कि वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, और वहाँ पे टीचर से सीखते हैं। इसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देना पड़ता है, फीस वगैरह देनी होती है। वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। तो अब ये है कि भाई आप छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो भी परिवार में ना रह के बचपन से उन्हें जैसे कई बार हॉस्टल में भेज दिया जाता है, या सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन जो भी है उसमें शिक्षा जो है वो फॉर्मल ज़्यादा होती जा रही है, इनफॉर्मल कम रह गई है। तो ये था हमारा शिक्षण के बारे में हमने पढ़ा कि शिक्षा और शिक्षण क्या होता है, एजुकेशन और टीचिंग क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं शिक्षण की कुछ परिभाषाएँ, डिफाइन्स। जैसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, कि अगर हमें कोई लर्निंग प्रोसेस है उसका एक उद्देश्यपूर्ण दिशा शिक्षण कहलाता है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो जो शिक्षण टीचिंग जो है वो टीचर्स देते हैं छात्रों को, और उनके जो अपने अनुभव होते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके आधार पर वो जब शिक्षा देते हैं तो जो लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें स्थायी परिवर्तन आ जाता है। एक और डिफाइन है इसकी कि शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाए जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। फिर है शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है, एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता से, सरलता से और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। क्योंकि अगर शिक्षण अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, एक शिक्षक के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो लर्नर्स है ना, वो कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से फिर प्योरिटी के साथ अपनी विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं, यही एक शिक्षण है। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों और जो वेरिएबल्स होते हैं, क्लासरूम्स वगैरह, उसको सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। तो शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, कि जो लर्नर्स हैं, टीचर्स हैं, और जो अन्य जो चर हैं, दूसरे वेरिएबल्स हैं, क्लासरूम हो गया, चॉक डस्टर्स हो गया, बुक्स हो गई, ठीक है, ये पूरा डेकोरम दिया जाता है इसमें, और उसको में एक तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। तो शिक्षा के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ स्किल्स लेना चाहते हैं, और हम उसको अधिग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो उससे बेहतर जीवन यापन हो सकता है। ये तो डिफाइन थी। एक कुछ और डिफाइन हम पढ़ लेते हैं, ये अरिहंत की बुक में हमने ली है। जैसे कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है, ये कहा गया है रियांस के द्वारा। तो पेपर में ऐसे भी आता है कि एक डिफाइन दे दी जाती है, और 4 उनके जो डेवलपर हैं, जिन्होंने वो डिफाइन दी है, और उनसे मैच करने के लिए कहा जाता है कि भाई ये डिफाइन किसकी है, या फिर 4 डिफाइन और 4 ही उनको डेवलपर्स का नाम दिया जाएगा, उनके साथ मैचिंग करनी होगी। या फिर कोई एक जैसे कहा जा सकता है कि रियांस के शब्दों में और 4 डिफाइन होंगी, उनमें से कौन सी उसकी है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ी सी डिफाइन आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे रियांस ने कहा, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। गेज के अनुसार शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। बीओ स्मिथ कहते हैं कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। ठीक है, अब कुछ इंग्लिश की डिफाइन भी देख लेते हैं। ये एच.सी. मॉरिसन ने कहा है कि टीचिंग इज एन intimate contact between a more mature personality and less mature one which is designed to further the education to the latter। ठीक है, तो कहते हैं कि एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट है किसमें, एक मैच्योर पर्सन में और एक लेस मैच्योर पर्सन में। तो जो मोर मैच्योर पर्सन है वो लेस मैच्योर पर्सन को एजुकेटेड करता है, जिससे कि उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो एनएल गेज की हमने हिंदी में भी मीडियम में देख ली है, अब इसकी इंग्लिश की डिफाइन देख लेते हैं। टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, तो दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं टीचिंग इज ए सुप्रीम आर्ट टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। क्लर्क कहते हैं टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। एपीजे अब्दुल कलाम, सबके फेवरेट टीचर, वो क्या कहते हैं, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल।
ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि इफ पीपल रिमेंबर मी एज ए गुड टीचर दैट विल बी ए बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। ठीक है। तो हमारे देश के वो राष्ट्रपति तो थे ही, लेकिन सबसे पहले वो बहुत अच्छे टीचर थे, और वो यही कहते हैं कि अगर कोई मुझे एक टीचर के रूप में याद करता है तो ये मेरे लिए बिगेस्ट ऑनर होगा। एलमंड एमिडोन क्या कहते हैं, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस primarily इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल, पीपल होता है स्टूडेंट, एंड occurs during certain definably activity। ठीक है। तो एक ऐसा इंटरेक्शन है टीचर और पीपल के बीच में, जिससे कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी जिसको डिफाइन किया जा सकता है, उसमें थोड़े से आपस में वो इंटरेक्ट होते हैं, और फिर क्या होता है उनमें चेंजेस आते हैं। एक शिक्षक है वो विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करता है, और जो लर्नर है वो उसे गेन करता है और अपनी स्किल्स को डेवलप करता है। तो ये हमने आज पढ़ा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उसकी थोड़ी सी डिफाइन पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टीचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।